नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन की 5th यूनिट स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही कमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को देखेंगे, और ये वाला चैप्टर हमारी डे टू डे लाइफ के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो हम बिल्कुल एकदम बारीकी से इसको देखेंगे और एग्जाम रेलेवेंट वे में इस चैप्टर को देखेंगे, ताकि एग्जाम में तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो और साथ ही आपको कुछ यहाँ पर से वैल्यू एडिशन भी हो, आपको अपनी डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में और जानकारी मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और इस यूनिट का नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो बहुत ही कमाल की यूनिट है और रियल लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। क्या क्या हमें पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो हम देखेंगे बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन क्या होता है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, क्या क्या उनके वेरियस फूड सोर्सेज हैं और उनके फंक्शंस क्या है। फिर हम देखेंगे न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं डाइट के। हम देखेंगे कि कैसे वेट कंट्रोल किया जा सकता है, हेल्दी वेट क्या होता है, दैन डाइटिंग के पिटफॉल्स क्या होते हैं, फूड इंटॉलरेंस क्या है, मिथ क्या है, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है डाइट का स्पोर्ट्स के अंदर, और वो भी प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन रिक्वायरमेंट्स के साथ। तो हम बढ़ते हैं आगे, और आप में से बहुत सारे बच्चों की यार एक क्वेरी आ रही थी कि सर एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो हम कैसे प्रैक्टिस करें। तो यार सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस करने का कि आप सैम्पल पेपर्स से अपने सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करें। अब यार मार्केट में सर इतने सारे सैम्पल पेपर्स हैं तो कौन सा हम ख़रीदें। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर मैंने एक सैम्पल किताब जो है उसको परचेज़ की है, और ये जो सैम्पल पेपर की बुक है इससे ही हम क्वेश्चंस को आज यहाँ पर आज के इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको क्वालिटी भी पता लग जाएगी। हालांकि मैंने तो बहुत सारी किताबों को देखने के बाद इस किताब को ऑर्डर किया है और बहुत ही गजब की क्वालिटी मुझे इसकी लगी है। किताब का नाम है ओसवाल गुरुकुल, ये मैंने खुद ने भी इसको ऑर्डर कर रखी है। एंड इस किताब की यार ख़ास बात ये है कि इसके अंदर एक तो आपको 36 सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, और वो भी आपको सैम्पल पेपर्स जो हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के एक ही किताब में मिल जाएंगे, जैसे इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस और पीसीएम के। देन इसके बाद जो एक चीज़ जो मुझे बहुत ही कमाल की लगी इस किताब की, वो है कि जो लेटेस्ट सीबीएसई का पैटर्न है 2024 वाला, उसके अनुसार पेपर को यहाँ पर ड्राफ्ट किया गया है और उस लेवल के क्वेश्चंस डाले गए हैं। मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, आपके एमसीक्यू हो गए, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वो सब बहुत ही अच्छे से डाल रखे हैं। अब देखो पेपर तो हर कोई बना देता है, लेकिन उसका बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना भी एक चैलेंज है। और इस किताब में एक चीज़ ये भी है कि भाई साहब बहुत ही गजब का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है। मतलब जो आंसर्स इस किताब में प्रोवाइड कर रखे हैं ना, आप एज इट इज़ उन आंसर्स को एग्जाम में छाप के आ सकते हो। तो ये इसकी खास बात है। मैं आपको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, है ना। एक सैम्पल पीडीएफ है जिससे आप खुद भी चेक कर सकते हो कि किस तरह का क्या सीन है। और हम अपने इन वीडियोस के अंदर तो इन किताबों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अपनी ओसवाल गुरुकुल की किताब और 36 सैम्पल पेपर का एक क्वेश्चन बैंक है। बहुत ही आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसको सॉलिडिफाई कर देगा, उसमें एक तीखी धार ही पैदा कर देगा। तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप पीडीएफ्स को चेक कर लीजिएगा, और बाइंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इस किताब की कॉपी अपने घर पर मंगवा सकते हैं। बढ़ते अब हम आगे और स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है बैलेंस डाइट क्या होता है। तो यार घर वाले कह के थक गए कि बेटा अच्छी खाना खा, अच्छा खाना खा, बैलेंस डाइट ले। तो क्या है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट बेसिकली क्या होता है कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेना हमारे खाने में। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों को लेना और अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द इंडिविजुअल लेना। तो इस लाइन को भी आप मिस मत कीजिएगा कि ये इंडिविजुअल के अनुसार रहेगा। जैसे पोपटलाल को प्रोटीन की कम ज़रूरत है, वहीं पर अगर खली रेसलिंग करता है तो उसको ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटीन की। तो हर एक इंडिविजुअल की नीड्स अलग हैं, तो उसके हिसाब से प्रॉपर प्रपोर्शन में अगर इन 5 एलिमेंट्स को जो न्यूट्रिशन के अंदर अपने आगे हम पढ़ेंगे उनको अगर आप लेते हैं तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या क्या है ये अपन ने देख ही लिया है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, है ना। ये आपने अपने डे टू डे लाइफ में कई बार सुना होगा कि यार बॉडी में फैट बढ़ रहा है, अरे यार प्रोटीन चाहिए, है ना। तो क्या होता है आज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम इस चीज़ को समझ लेंगे। दैन इसके बाद बैलेंस डाइट की इस डेफिनेशन को आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हो कि एक ऐसी डाइट जिसके अंदर एडिक्वेट अमाउंट रहे हर एक नेसेसरी न्यूट्रिएंट का, जो कि प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस हमारी बॉडी को प्रोवाइड करे, तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। देन अब एक शब्द आता है कि सर ये न्यूट्रिशन क्या होता है। तो देखो न्यूट्रिशन कुछ नहीं, एक प्रोसेस है जिससे आप अपने खाने को कंज्यूम करते हो। फिर आपकी बॉडी क्या करती है, वो जो खाना आपने कंज्यूम किया है उसको
ब्रेक डाउन करती है और ब्रेक डाउन करके जो भी उसमें से इसेंशियल चीज़ें हैं उसको ले लेती है और बाकी चीज़ों को सुबह फ्लश कर देती है। ठीक है, तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। देन एक शब्द आता है कि सर न्यूट्रिएंट क्या होता है। सो न्यूट्रिएंट वो एनर्जिक फूड रहता है हमारी डाइट के अंदर जो कि बहुत इसेंशियल है हमारी डाइट के लिए। और बेसिकली ये सब क्या रहते हैं, एक प्रकार के केमिकल्स रहते हैं जो कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हो एग्जाम में, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स। अब न्यूट्रिशन का गोल क्या है भाई, ये बोल बच्चन वाली बात है कि हमें हाइड्रेटेड रखना, देन इमीडिएट फ्यूल बॉडी को प्रोवाइड करना, है ना। जैसे कार में फ्यूल डलाते हैं वैसे ही हमारी बॉडी के लिए फ्यूल क्या है, ये खाना है। परफॉर्मेंस को बूस्ट करना, मसल्स को प्रिजर्व करना, और अगर कहीं पर कोई चोट लग जाती है, थकान हो जाती है तो रिकवरी प्रोवाइड करना। देन इसके बाद सेकंड टॉपिक आ जाता है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है उसको हम बोलते हैं क्या, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जबकि ऐसे मिनरल्स जो कि कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं इनके, तो वो हम आगे एक फ्लो चार्ट में देखते हैं। तो देखो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ऐसे एनर्जिक फूड सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार में डिवाइडेड हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो। मैक्रो मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। तो 5 चीज़ अपन ने देखी थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, इन्हीं को अपनों ने क्लासीफाई किया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में इनकी रिक्वायर्ड है। जबकि कम रिक्वायरमेंट किसकी है, विटामिन और मिनरल की, है ना। देन इसके बाद फिर हम और आगे फर्दर देखें तो ये चार्ट बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ें समझा देगा। जैसे विटामिन है, फिर विटामिन आगे हम पढ़ेंगे दो तरीके के। एक होते हैं जो कि फैट में घुल जाए, है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट रहता है जिसको हिंदी में बोलते हैं वसा। तो अगर ऐसे विटामिन जो फैट में घुल जाएँ तो उसको बोलते हैं अपन फैट सोल्यूबल, और ऐसे विटामिन जो पानी में घुल जाएं उसको बोलते हैं हम वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल कौन से, KEDA, है ना, या फिर आप बोल सकते हो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। KEDA इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि इससे एक शॉर्ट फॉर्म बन रही है कीड़ा, है ना, जो कीड़ा रहता है। तो ये जो कीड़ा क्या है, ये फैट में जाके और घुल जाता है। तो ऐसा कीड़ा जो फैट में जाके घुल जाए तो वो क्या हो जाएगा, फैट सोल्यूबल, है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। और बाकी बचे दो विटामिन बी और सी, तो ये वाटर सोल्यूबल है। फिर जब हम आगे मिनरल्स पढ़ेंगे तो मिनरल्स को भी हम दो पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। मिनरल खुद ही एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन मिनरल भी कुछ ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, और फिर भाई साहब बहुत सारे मिनरल्स तो ऐसे हैं जो हमें बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। तो जो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में मिनरल्स रिक्वायर्ड है उसको बोलेंगे हम मैक्रो मिनरल, और जो कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है वो हो जाएंगे माइक्रो मिनरल। तो इस चार्ट को आप जरूर से ड्रॉ कर लीजिएगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं बच्चों को। देन इसके बाद अब एक एक करके देखते हैं, है ना। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 3 चीज़ पढ़ी थी अपन ने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में हम लेते हैं तो जो भी डे टू डे लाइफ की हम एक्टिविटी करते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप पेन लेके लिख रहे होंगे, है ना, ये सुन रहे होंगे, तो जो भी आप कर रहे हैं, जो भी मूवमेंट कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी खर्च हो रही है। और वो एनर्जी कौन आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देन इसके बाद इसमें भी सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जब आप इन तीनों को मिला देते हो तो इनको मिला के हम बोलते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स। क्यों बोलते हैं ऐसा, बिकॉज ये मेन बल्क ऑफ द डाइट फॉर्म करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, MCQ में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स। 4 ऑप्शन रहेंगे, या ऑप्शन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और एक विटामिन भी दे देगा वो, है ना। तो विटामिन किस में आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है, तो प्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल में नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इंडियन मील्स की बात करें तो यार भाई साहब बेस्ट मील्स रहती है इंडियन वाली, है ना। अगर आप कभी विदेश वाले व्लॉग्स देखोगे या खुद जाओगे एक्सपीरियंस करोगे तो पता लग जाएगा कि भाई वहाँ पर मतलब 2 दिन में आप उब जाओगे, है ना, वहाँ का खाना देख के। इंडियन जो डाइट रहती है बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है, और बाहर वाली डाइट बहुत ज़्यादा मतलब ओबेसिटी और इन सभी को प्रमोट करती है। सो इंडियन मील्स जो है कंट्रीब्यूट करती है टोटल एनर्जी कैसे, अगर आप प्रॉपर जो दाल चावल सब्जी रोटी खाओगे तो आपको 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो मतलब सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड आपको 10 से 15% प्रोटीन मिल जाएगा, और फिर 20 से 30% फैट मिलेगा, है ना। फैट को वैसे हम, इसकी एक्चुअल टर्म होनी चाहिए लिपिड,
लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम यहाँ पर फैट का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। मैं आगे आपको बता दूंगा थोड़ा सा कि लिपिड और फैट में क्या डिफरेंस है, लेकिन अभी आप थोड़ा सा फैट ही याद रखिए, है ना, क्योंकि आपकी किताबों में भी फैट को यूज़ किया गया है। देन वाटर वैसे तो बॉडी को डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ये इसेंशियल है, लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है और आपके, है ना, बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करके रखता है। तो इसलिए वाटर को भी अपन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में रख देते हैं, है ना। ये इस पे भी कुछ सालों पहले बहुत डिबेट हुई थी कि वाटर किस में आना चाहिए, लेकिन फिर फाइनली सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में डाल दिया था वाला क्वेश्चन और उसका आंसर दिया था कि वाटर एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो फिर भाई साहब डिबेट ही खत्म, है ना। एग्जाम में आए तो मैक्रो में डाल के आना। अब आ जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट दो प्रकार के होते हैं, विटामिन और मिनरल्स, अपन ने पढ़ा था, कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है और डायरेक्टली बॉडी को एनर्जी नहीं देंगे ये। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर फिर हम, है ना, मिनरल्स को जब पढ़ेंगे तो ये आ जाएंगे क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, तो ये सब वहाँ पे आएंगे। अब आगे आते हैं अपन न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट के ऊपर, है ना। तो इसके अंदर हम और अच्छे से पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह को। तो सबसे पहले आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो ये आपने केमिस्ट्री में क्लास 10th तक पढ़ा भी होगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए रहते हैं, है ना। आपने सुना होगा जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो इसमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशो में है। तो जब इस तरह का कोई रेशो फॉर्म होता है तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक भी हमने क्लास 10th केमिस्ट्री में पढ़ा था कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन रहता है तो उसको तो हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, और जिसके अंदर कार्बन नहीं रहता वो इनऑर्गेनिक होता है। तो अगर इन पांचों को हम देखें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, तो इसमें से जो ऊपर के चार हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन, ये तो ऑर्गेनिक है, मतलब इनके अंदर आपको कार्बन की कुछ न कुछ मात्रा मिल जाएगी। जबकि जो मिनरल है उसके अंदर कार्बन की कोई मात्रा नहीं रहती। तो आपका जो मिनरल रहता है वो इनऑर्गेनिक रहता है और बाकी चार ऑर्गेनिक रहते हैं। इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, है ना। तो ये अपन ने अभी देखा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अब तो आपको रेशियो भी पता है और ये एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर आप और डिटेल में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 4.2 किलो कैलोरीज पर ग्राम, है ना। तो अगर एग्जाम में 4 आ जाए तो 4 लगा देना, 4.2 आ जाए तो 4.2 लगा देना। तो ये है कार्बोहाइड्रेट, इतनी एनर्जी देते हैं, है ना। किलो कैलोरीज क्या है, हम एनर्जी को यूनिट करने की एक मतलब यूनिट है ये बेसिकली, किलो कैलोरीज पर ग्राम। मतलब आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो 4 किलो कैलोरीज आपको एनर्जी मिल जाएंगी। देन कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। कहाँ पर स्टोर रहता है ये, तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कहाँ पर स्टोर है, तो मसल्स और लिवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है। देन आप पास्ता खाते हो, देन उसके बाद होल ग्रेन की ब्रेड्स खाते हो, राइस खाते हो, तो उसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। फिर अगला आ जाता है प्रोटीन। तो हर जगह डंका बजा हुआ है कि भाई साहब प्रोटीन 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 चाहिए, तो बस प्रोटीन, है ना। तो क्या होता है ये प्रोटीन, तो यार देखो, प्रोटीन एक ऐसा ऑर्गेनिक मैक्रो न्यूट्रिएंट है ना। अब आप आराम से समझ पा रहे होंगे कि ऑर्गेनिक क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इसमें कार्बन है। मैक्रो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, न्यूट्रिएंट तो है ही। तो प्रोटीन इज़ अ ऑर्गेनिक मैक्रो न्यूट्रिएंट जो कि इंपॉर्टेंट है मसल ग्रोथ के लिए। तो जो हमारी मसल्स बनती है वो प्रोटीन से बनती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जिम जाते हैं ना जो लोग, वो प्रोटीन के डब्बे पीते हैं ना, जिसको आम भाषा में बोलते हैं पाउडर पी रहा है ये, तो है ना। तो वो पाउडर क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन खाते हैं ताकि वो जो जिम में कसरत करके आते हैं, वो मसल्स तोड़ के आते हैं, उन मसल्स को वापस से रीबिल्ड कर सकें, तो इसलिए प्रोटीन खाया जाता है। अब प्रोटीन कैन ऑल्सो भी यूज बाय बॉडी फॉर एनर्जी बट ओनली आफ्टर कार्बोहाइड्रेट। तो देखो बॉडी क्या होती है, बॉडी 3 टियर स्ट्रक्चर पे काम करती है। जैसे आपने उपवास रखा है, व्रत रखा है ना, फास्ट रखा है, तो उसमें क्या हो रहा है, क्यों आपकी बॉडी काम कर पा रही है दिन भर, इसलिए काम कर पा रही है क्योंकि 3 लेयर में आपकी बॉडी में एक एनर्जी का भंडारण हो रखा है ना। सबसे पहले तो जैसे आपने खाना पीना छोड़ दिया तो आपकी बॉडी के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो कंज्यूम हो जाएगा, है ना, वो सब बर्न होगा और आपको एनर्जी मिलेगी। फिर जैसे ही कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा उसके बाद फिर प्रोटीन का नंबर आएगा, है ना, सेकंड लेयर। प्रोटीन फिर कंज्यूम होगा, वहाँ से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। फिर प्रोटीन के बाद लास्ट नंबर आएगा फैट का, है ना। फिर फैट कंज्यूम होगा और उसके बाद भी अगर आपने खाना नहीं खाया, फास्टिंग जारी रखी, तो परमानेंट आपका फास्ट हो जाएगा, है ना। फिर आप व्रत नहीं तोड़ पाओगे, फिर व्रत आपको तोड़ेगा, है ना। तो इसलिए क्या है कि वो 1-2 दिन फास्ट कर लो जब तक तो ठीक है, लेकिन लंबे समय तक करेंगे तो निपटने के चांसेस हैं, है ना। क्योंकि जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, हाथ भी थोड़े से भी हिला रहे हो तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी कहाँ से आएगा, न्यूट्रिएंट से।
तो प्रोटीन कब यूज़ होता है याद रखना, कार्बोहाइड्रेट ख़त्म होने के बाद, तो तब यूज़ होगा। और प्रोटीन का बेसिक काम है मसल ग्रोथ, है ना, मसल्स की ग्रोथ करना, कहीं रिपेयर आ जाता है मसल्स में तो उसको सॉल्व करना। देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब की जाती है एथलीट्स के द्वारा, तो वहाँ पर उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत रहती है, क्योंकि भाई साहब वो एक्टिविटी करते हैं, मसल्स टूटती है, तो रिपेयर करने के लिए उतना ही प्रोटीन उनको चाहिए रहता है। देन एक स्टडी के अनुसार, है ना, ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके अनुसार ये पाया गया है कि एक इंडियन एडल्ट को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का प्रोटीन दिन भर में चाहिए रहता है। तो जैसे अगर किसी का वजन है 60 किलो, तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन दिन भर में चाहिएगा। अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो फिर ये वाली क्वांटिटी 2 ग्राम पर केजी तक भी पहुंच सकती है ना। अगर बहुत इंटेंस वर्कआउट किया जा रहा है तो अगर 60 किलो का आदमी 120 ग्राम प्रोटीन उसको लगेगा। तो इसको आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। एंड टू लिटिल और एक्सेस इनटेक ऑफ प्रोटीन से भाई साहब दिक्कत हो सकती है ना, तो इसलिए बोला जाता है कि डाइटिशियन से आप पूछ कर ही अपना डाइट चार्ट या प्लान बनाएं, है ना। यूट्यूब पर वीडियो सर्च करके या गूगल पे सर्च करके अपना डाइट चार्ट ना बनाएं। तो आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रोटीन और बाकी न्यूट्रिएंट्स लेने, तभी वो बैलेंस डाइट कहलाएगी, है ना। ज़्यादा प्रोटीन ले लोगे तो फिर उससे दिक्कत हो जाती है, कम प्रोटीन ले लेते हैं तो उससे भी बहुत सारी डिजीज़ जो होती है वो हो जाती है। देन फिर आ जाता है फैट। अब मैंने आपको बताया था कि यार देखो, वैसे इसकी जो एक्चुअल टर्म है ना वो है लिपिड। लिपिड बना हुआ रहता है फैटी एसिड और ग्लीसरोल से, है ना। ये कोर केमिस्ट्री है, अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, अपने तो फैट ही सही है ना। तो फैट और लिपिड का अंतर मैं आपको बता रहा हूँ बस, कि जो लिपिड है वो एक बड़ी टर्म है, उसके अंदर आता है फैटी एसिड और ग्लीसरोल, बीच में रहता है एक ईस्टर बॉन्ड। तो इधर है फैटी एसिड, इधर है ग्लीसरोल, बीच में ईस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इस पूरी एंटिटी को अपन लिपिड्स बोलते हैं। अब ये जो फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड आगे हम पढ़ेंगे 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड जो रहते हैं हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते हैं, तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड को हम फैट बोलते हैं। और जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है जो फ़ायदेमंद रहता है ना, तो वो तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ही है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा डीप डाइव करना हो और ये पता लगाना हो कि हाँ लिपिड और फैट में क्या अंतर है, तो मैंने आपको बता दिया। हालांकि आम बोलचाल की भाषा में हम फैट बोलते हैं, क्या बॉडी में फैट जमा हो गया, है ना, क्योंकि फैट एक नेगेटिव टर्म है बेसिकली। तो सो देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी, लिपिड्स या डाइटरी फैट्स इज़ अ ब्रॉडर टर्म। तो लिपिड एक ब्रॉडर टर्म है ना, जिसके अंदर ऑयल भी आ जाते हैं, फैट भी आ जाते हैं। ऑयल लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि फैट सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पे। देन इसके बाद फैटी एसिड बिल्डिंग ब्लॉक रहते हैं। एंड फैटी एसिड को 2 प्रकार से क्लासीफाई किया गया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और इनके बीच में फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाला भी रहता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये कोर केमिस्ट्री अपने फिजिकल एजुकेशन में इतना डीप में नहीं जाते हैं, ठीक है। आपको बस ऊपर से आइडिया रहना चाहिए कि हाँ फैट जो रहता है, फैट क्या है बेसिकली, ये एक ऑर्गेनिक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है भाई साहब। देन फैट प्रोवाइड करता है हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी, है ना। 1 ग्राम फैट खाओगे 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी आपको मिल जाएगी, तो बिल्कुल उससे डबल से भी ज़्यादा, है ना। कार्बोहाइड्रेट में 4.2, यहाँ पर 9, है ना, 9 या 9.2 भी कई बार बोल देते हैं। तो दोनों में से जो ऑप्शन है लगा देना। 9 बुक्स में लिखा हुआ रहता है, कहीं में 9.2 भी लिखा हुआ रहता है। दोनों में से एक लगाना हो तो 9 लगा देना है ना। आपके मन में आ रहा होगा डाउट कि सर दोनों में से 2 बता रहे हो, दोनों आगे तो क्या करेंगे, है ना। तो फिर इसमें अब आगे पढ़ते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है। इसमें जब आप थोड़ा सा और डीप जाओगे, है ना, जो आपके एग्जाम में कतई नहीं पूछा जाएगा, वो होता है एक मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड, है ना, पॉली अनसैचुरेटेड। तो उसमें इतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है, मैं बोलता हूँ, क्योंकि पिछले इतने सालों में कभी भी वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया और सिलेबस में भी नहीं है वो, ठीक है। तो कोई पढ़ा है तो भी ज़्यादा, मतलब अगर आपके समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये आपके काम का है ना, क्योंकि आपकी लाइफ में भी ये काम में आता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, जो एनिमल सोर्स से मिलते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। एनिमल सोर्स से जो भी मिलते हैं, जैसे मीट हो गया, बटर हो गया, डेयरी हो गई, ये सब एनिमल सोर्स से मिलते हैं, तो ये सब होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये अपनी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है ना, कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, हार्ट अटैक की समस्या बढ़ती है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये वेजिटेबल सोर्सेज से मिलते हैं और ये लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर, जबकि सैचुरेटेड वाले सॉलिड रहते हैं। अनसैचुरेटेड फैट जो रहता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल, या फिर अपन इसको HDL भी बोलते हैं ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और बैड कोलेस्ट्रॉल को अपन LDL भी बोलते हैं। इतना डीप में भी नहीं आपसे पूछा जाता। तो क्या याद रखना है, सैचुरेटेड, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर,
एनिमल सोर्सेज से ऑब्टेन होता है। अनसेचुरेटेड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वेजिटेबल और प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है। अच्छा कौन सा है? अनसेचुरेटेड अच्छा है। तो सर फिर मीट क्यों खाते हैं, बटर क्यों खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट क्यों खाते हैं? तो देखो क्यों खाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मीट के अंदर 100 चीज़ें हैं, तो 100 में से एक चीज़ है फैट और बाकी 99 चीज़ें और है। तो वो जो बाकी 99 चीज़ें ना वो हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। और जो वो एक चीज़ है बस सेचुरेटेड फैट, वो कहीं ना कहीं एलडीएल की मात्रा को बढ़ाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई ज़्यादा आप मीट या है ना बटर ना, बोलते हैं ना कि ज़्यादा घी मत खाओ भाई साहब, थोड़ा बहुत खाओगे चलेगा, बहुत ज़्यादा खा लिया तो फिर ये आपकी बॉडी के अंदर फैट बढ़ाएगा, है ना। कौन सा फैट बढ़ा रहा है? ये सेचुरेटेड वाला फैट बढ़ाएगा। तो आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा, फिर आर्टरीज ब्लॉक होगी और हार्ट अटैक का खतरा, मोटापे का, डायबिटीज़ का, इन सारी चीज़ें के खतरे आपको हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कंसेप्ट आ गया होगा समझ में, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड क्या होता है। एक और कंसेप्ट है जो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में आने की चांसेस न के बराबर है, वो होता है ट्रांस फैट क्या होता है। तो ट्रांस फैट क्या होता है कि जब तेल को बार बार तला जाता है ना, या फिर बार बार गर्म किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसके डबल बॉन्ड्स टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं। तो जब उसके डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं तो वो सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली, है ना, वो और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो ये रोड पे कचौरी समोसे मिलते हैं, है ना, ये बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। क्यों नुकसानदायक है? कचौरी समोसे में कुछ नहीं है, लेकिन जिस तेल में उसको तला जा रहा है वो ट्रांस फैट प्रोड्यूस कर रहा है ना। वो इतनी बार उसको बार बार गर्म किया गया है कि भाई साहब वो बहुत ज़्यादा जहर टाइप सा बन चुका है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रांस फैट को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। मॉडर्न लाइफ स्टाइल के अंदर अगर आप देखेंगे, है ना, तो कहीं उस पर लिखा हुआ भी रहता है ट्रांस फैट फ्री। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हालांकि एग्जाम के हिसाब से सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड तक अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत है भाई साहब। फिर आगे बढ़ते हैं, विटामिन क्या होता है। तो विटामिन अपन ने देख ही लिया, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है ना। ऑर्गेनिक है लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। अब विटामिन के सारे नाम हैं, है ना, अब थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो नाम है इनके साइंटिफिक नाम हमें याद रखने हैं, है ना। तो ओवरडोज तो भाई साहब डेंजरस है, तो ज़्यादा डोज नहीं लेना है विटामिन मिनरल का, जितना रिकमेंडेड है उतना लेना है। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल, B1 का नाम है थाइमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोक्सिडिन, B3 को बोलते हैं नियासिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबाल्टमीन या फिर कोबाल्टमीन। देन विटामिन सी को बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड, डी को बोलते हैं कैल्सिफेरॉल, ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल और के को बोलते हैं फाइलोक्विनॉन, है ना। यहाँ पर फाइटोमिडोन भी लिखा हुआ है या फिर फाइलोक्विनॉन भी बोल सकते हैं। सर ये तो बोल दिया, अब याद कैसे रखें? तो इसके लिए देखो मैंने एक ट्रिक बनाई है, इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक रथ है, रथ के ऊपर एक टॉफ़ी पड़ी हुई है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, रथ पर एक टॉफ़ी, है ना, और इसके ऊपर लिख देना ABCDEK। तो अब यहाँ से आप आराम से इसको वो कर लोगे कि ए के साथ र है, र से मतलब रेटिनॉल, थ से थाइमीन, ए से स्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सिफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल और फी से फाइलोक्विनॉन। ठीक है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। आगे हम क्वेश्चन करेंगे इसके बेसिस पे। और वहीं पर अगर आपको ये वाले विटामिन याद करने में दिक्कत आ रही है ना, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, तो वो वाले तो कर ही लेना याद, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आस्था बचे आपके अंदर तो ये वाले भी कर लेना, है ना। अब इसकी ट्रिक क्या है, थी राई की नीको पेंट पाई बायो ने फांस कर। तो ये राई नाम का व्यक्ति है, ये जो राई नाम का इंसान है भाई साहब बहुत ज़्यादा, ये क्या है मतलब इसने पेंट पहन रखी है और इसकी बायो से लड़ाई हो गई। तो थी राई की नीको पेंट, नीको कंपनी की पेंट पहन रखी थी राई ने, लेकिन जैसे ही लड़ाई हुई पाई बायो ने फांस कर, है ना, तो बायो ने क्या किया, एक छड़ी ली और फंसा के पेंट निकाल ली उसकी। ठीक है, अब इसमें देखो की, ने और कर, ये जो लाल अक्षर हैं इनसे कोई ट्रिक अपनी नहीं बनेगी। बाकी पे लिख दो लाइन से B1 से B12 तक, B1 B2, है ना, फिर B3 नहीं लिखना है, B3 लिखना है, B1 B2 B3, B4 नहीं लिखना है, B5 लिखना है, फिर B6 B7, फिर डायरेक्ट B11 B12। ठीक है, तो इस तरह से 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि अगर आपकी आस्था बचे लास्ट तक तो कर लेना है इसको, है ना। तो थी से थाइमिन, राई से राइबोफ्लेविन, निको सो निकोटिन या निकोटिनामाइड या निकोटिन एसिड, देन P5 से पेंटोथेनिक, B6 पाई से पायरोक्सिडिन, B7 बायो सो बायोटिन, B11 फॉलिक एसिड और स से साइनोकोबाल्टमीन। ठीक है, इससे भी हम क्वेश्चन कर लेंगे आगे, हालांकि इतना डीप में एग्जाम में नहीं आता।
अब कौन से विटामिन को किसने डिस्कवर किया है, तो ए, बी और डी को तो ए बी डिविलियर्स है ना, ए बी डी, इसको मैकॉलम ठीक है, नाम भी क्रिकेटर जैसा ही है, मैकॉलम, तो मैकॉलम ने डिस्कवर किया ए बी डी को। सी को किया है होल्स नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आ गया कि किसने डिस्कवर किया विटामिन ए, तो मैकॉलम ने किया है। देन इसके बाद कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से विटामिन से कौन सी डिजीज़ होती है और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ विज़न हो जाता है ना। हमारी जो आँखें हैं उनके अंदर आपने पढ़ा होगा बायो के अंदर कि रॉड्स एंड कॉर्निया है ना, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। तो जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं वो हमें विज़न में हेल्प करते हैं। तो जब हम विटामिन ए नहीं लेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, कमज़ोर होंगे तो नाइट ब्लाइंडनेस या लॉस ऑफ विज़न हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार शब्द नाइट ब्लाइंडनेस भी लिखा यहाँ पर आ जाता है। B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी हो जाता है ना। सो बेरी बेरी में एक तो टूथ डीके होता है, जॉइंट्स वगैरह भी बहुत ढीले हो जाते हैं आपके। तो देखो लिखा हुआ भी सिम्टम्स में कि वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी, भाई साहब काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। ठीक है, दैन उसके बाद विटामिन सी से होता है स्कर्वी, तो इससे गम्स जो हैं उसमें ब्लीडिंग होती है और अगर कहीं आपको चोट लग जाती है तो बहुत देर में वो हील होती है। डी की कमी से होता है रिकेट्स, आपकी बोन्स एकदम सॉफ्ट हो जाती है और बेंट हो जाती है। दैन कैल्शियम की कमी से होता है बोन एंड टूथ डिके, है ना, कैल्शियम बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है, गोइटर का गले का एक रोग है, एकदम बड़ा सा गला हो जाता है इससे जो नेक है। तो ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, है ना, यहाँ पर सूजन आ जाती है और कहीं ना कहीं मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है बच्चों में। तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है और एनीमिया के कारण बॉडी में वीकनेस आ जाती है। तो इसको याद रख लेना, सीधा मैच द फॉलोइंग में आ जाता है ये। तो मेन कॉज क्या है लाइट ब्लाइंडनेस का, अभी अपन ने देखा रॉड्स कॉन्स कमज़ोर हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब क्या बेनिफिट्स होते हैं, है ना, तो ये वैसे पढ़ने की चीज़ है, एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। जैसे विटामिन ए आइज़ के लिए, स्किन के लिए, नर्वस, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। बी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बेटर करता है। सी आपके टीथ, बोन्स और हीलिंग पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। डी बोन्स के लिए। ई आपका सेल मेम्ब्रेन और बॉडी स्ट्रक्चर के रिस्टोरेशन के लिए। और विटामिन के है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, है ना। तो विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो आप गिर जाओगे तो भाई खून बहता ही रहेगा, तो विटामिन के फिर दिया जाता है कि हाँ भाई ब्लड तो क्लॉट हो इसका। अब आ जाते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं डाइट में, लेकिन ये क्या है, मिनरल याद रखना, ये सिर्फ एकमात्र ऐसा न्यूट्रिएंट है जो इनऑर्गेनिक है ना, इसमें कार्बन का कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। तो इनऑर्गेनिक है, माइक्रो है और न्यूट्रिएंट तो है ही। देन 4% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल, है ना। तो 100 में से 4 किलो मिनरल्स का वजन रहेगा आपकी बॉडी के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, हार्मोन्स के फॉर्मेशन के लिए, हार्ट बीट के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैक्रो मिनरल जो ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है ना, मतलब वैसे तो मिनरल्स ही बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, लेकिन बहुत कम में भी जो थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायर्ड है वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम अपने बोन्स एंड टीथ के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। सोर्सेज क्या हैं, जैसे चीज़ हो गया, मिल्क हो गया, ऑरेंज हो गया। अच्छा, एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, कहीं ना कोई नोट लगा के लिख लेना कि विटामिन सी सिर्फ और सिर्फ प्लांट सोर्सेज से ऑब्टेन किया जाता है, जबकि विटामिन डी सिर्फ और सिर्फ एनिमल सोर्सेज से ऑब्टेन किया जाता है। तो इसको लिख लेना, कहीं पे पूछा जा सकता है ना। तो आप जैसे एग्ज़ाम में कहीं आ जाए कि गाय के दूध में विटामिन सी है, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई गाय तो एनिमल है और एनिमल के सब्सटेंस में कभी भी विटामिन सी मिलेगा ही नहीं, है ना। तो मीट में, गाय के दूध में, इनमें विटामिन सी नहीं मिलेगा। जबकि आपसे बोल दिया जाए कि नींबू में विटामिन डी है, तो भी आप समझ जाना कि भाई नींबू तो एक प्लांट सोर्स है और प्लांट सोर्स में विटामिन डी मिलेगा नहीं, क्योंकि विटामिन डी इज़ फाउंड ओनली इन द एनिमल सोर्स और विटामिन सी इज़ फाउंड ओनली इन द प्लांट सोर्स। तो ये आपको याद रखना है। देन इसके बाद पोटेशियम, सिर्फ इनकी एक एक लाइन याद रखना है ना कि पोटेशियम अपने नर्वस सिस्टम को, मस्कुलर सिस्टम को अच्छा करता है, इसके सोर्सेज है बनाना, बस एक लाइन, है ना। इतना बड़ा पेज लिख रखा है, कभी आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछ ले पोटेशियम के बारे में लिखो तो फिर आपको इतना लिखना है ना, वरना 99.99% चांस है कि आपको बस इतना पता रहेगा कि पोटेशियम, मसल सिस्टम और बनाना, तो आपका क्वेश्चन हो ही जाएगा। फिर उसके बाद सोडियम में क्या याद रखना है कि जो ट्रांसमिशन होता है नर्व इम्पल्स का ना, नर्व इम्पल्स क्या होता है, जैसे आग के पास में आप खड़े हो तो वो जो वहाँ पर से आपको सेंसेस होंगे कि हाँ भाई आग जल रही है, हीट लग रही है, उसको बोलते हैं अपन नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन, है ना। तो कहाँ से मिलेगा ये सोडियम, आपको पता ही है नमक में मिलता है, नमक का फॉर्मूला ही होता है NaCl। देन मैग्नीशियम अपनी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करता है, कहाँ से मिलता है, ब्राउन राइस से मिलता है। देन फिर फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है, तो फॉस्फोरस याद रखना है बोन फॉर्मेशन के लिए और टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है फॉस्फोरस, और ये फिश, मिल्क,
है ना। देन उसके बाद एग, यहाँ पर से आपको फॉस्फोरस मिल जाएगा। सोर्सेस सारे नहीं रखने, एक हाथ जो भी आपको याद रह जाए याद रख लेना। अब आ जाता है माइक्रो मिनरल जो कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। तो एक होता है आयोडीन, आपने सुना होगा यार आयोडीन युक्त नमक। तो क्यों आयोडीन युक्त नमक दिया जाता है? ताकि जो एक थायराइड ग्लैंड्स के चलते एक बीमारी होती है गोइटर, है ना, तो वो गोइटर नाम की बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए। तो हार्मोन, एक थायराइड ग्लैंड आपके बॉडी के अंदर रहता है ना, आपने बायो में पढ़ा होगा ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स। तो ग्लैंड्स क्या करते हैं? हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड, उसका नाम रहता है थायरॉक्सिन, और ये थायरॉक्सिन आपके गले को स्वेलो होने से बचाता है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो फिर ग्लैंड स्वेलो हो जाएगा और क्या होएगा, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी मूवमेंट में। तो आयोडीन मिलाया जाता है ताकि ये हार्मोन की कमी ना हो, है ना, और थायराइड ग्लैंड प्रॉपर क्या कर पाए, थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस कर पाए। देन इसके बाद अगला आ जाता है आयरन। तो आयरन आपके हीमोग्लोबिन, है ना, आपने सुना होगा ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन रहता है, जनरली हम हीमोग्लोबिन टेस्ट भी करवाते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एफिनिटी को बढ़ाता है ना। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है और आपकी पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ये हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का काम करता है आयरन। कहाँ से मिलेगा हीमोग्लोबिन? ड्राई फ्रूट से, एग से, मीट से, स्पेनिश से, बनाना से, है ना। देन फिर आ जाता है क्रोमियम। तो क्रोमियम की डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ होता है, बस इतना याद रखना है। कहाँ से मिलता है? कैरेट, टोमेटो वगैरह, याद रहे तो ठीक, वरना कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, है ना। तो ये सारे थे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट जो कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते थे, है ना। देन इसके बाद नॉन न्यूट्रिटिव जो बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं देते बॉडी को, उसमें है वाटर, रॉफेजेस, आर्टिफिशियल स्वीटनर, प्रिजर्वेटिव और प्लांट के प्रोडक्ट। रॉफेजेस में आपने सुना होगा फाइबर्स का नाम, है ना, दलिया जो हम खाते हैं। तो दलिया क्या होता है, उसमें फाइबर्स रहते हैं जो कि हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाता है बस, है ना, बाकी उससे कोई एनर्जी नहीं मिलती है। देन उसके बाद, और हाँ, ये जो फाइबर रहते हैं वो हमें एक कंप्लीशन का भाव देते हैं कि अरे हाँ पेट भर गया भाई साहब, है ना। अगर फाइबर नहीं रहेंगे खाने में तो खाते जाओ, आपको लगेगा ही नहीं कि पेट भर रहा है मेरा। तो फाइबर और रॉफेजेस, उनके अंदर कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं रहती है, अपने इंटेस्टाइन के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं और एपेटाइट को सेटिस्फाई करते हैं ना, ये बात हमने देखी ली है। अब ये जो चीज़ हमने डिस्कस करी थी अभी तक, है ना, उसको मैंने एक टेबल फॉर्म में यहाँ पर दे रखा है, और ये टेबल सीधे सीधे CBSE की किताब आती थी पहले, उससे ली गई है। तो आप आराम से चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें हमने इसमें से डिस्कस कर ली है ना। तो कार्बोहाइड्रेट, रॉफेजेस, प्रोटीन, फैट्स, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली गई है। अब आ जाते हैं भाई साहब सिंपल टॉपिक, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं कि वेट कंट्रोल के लिए कैसे खाया जाए। तो कैसे खाया जाए वो तो हमने आगे देख ही लिया, है ना, कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है। क्या है जिससे हम मेज़र कर सकते हैं कि भाई मोटापा आ रहा है हमारी तरफ, है ना। तो इसके लिए एक आता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का वेट लिया जाता है किलोग्राम में, हाइट ली जाती है मीटर में, उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर से एक स्कोर आएगा, जैसे आप भी आपका निकाल सकते हो, है ना। तो वेट लेना है केजी में, जैसे अगर वजन है 60 किलो तो 60 kg, डिवाइड बाय लेना है हाइट मीटर स्क्वायर में, तो इंच टेप से नापना मीटर में। जनरली हाइट रहती है जैसे 1.6, 1.7, है, तो 1 पॉइंट में आएगी आपकी हाइट। तो 1.7 अगर आती है तो 1.7 का स्क्वायर करना है, तो 1.7 इंटू 1.7, 60 डिवाइड बाय 1.7 इंटू 1.7। तो जो भी आपकी वैल्यू आती है वो आपका BMI स्कोर रहेगा। फिर आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सी कैटेगरी में आप आ रहे हो। टोटल 6 कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है। अगर आपका स्कोर 18.5 से कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि भाई आप अंडर वेट हो, है ना, आपको और ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। 18.5 से 24.9 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है भाई साहब आप नॉर्मल वेट है। 25 से 29.9 के बीच में आपका BMI स्कोर आ रहा है तो भाई साहब ओवर वेट हो रहे हो। और 30 के ऊपर जैसे आता है तो फिर ओबेसिटी में आप पहुंच जाते हो, है ना। ओबेसिटी आजकल एक बीमारी भी है। तो ओबेसिटी को भी 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 3 तो भाई साहब फिर बहुत ज़्यादा डॉक्टर हाथी हो जाएगा हो, है ना। क्लास 2, क्लास 3 की रेंज क्या है, 30 से 34.9, 35 से 39.9 और फिर 40 से ऊपर आते ही तो भाई साहब ओबेसिटी क्लास 3 हो जाएगी। तो आप लोग भी अपना स्कोर कैलकुलेट करके, और अगर आप बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ में रेंज बताना कि कौन से रेंज में आप फॉल करते हो। देन इसके बाद कुछ यूज़फुल टिप्स जिससे आप वेट कंट्रोल कर सकते हो। तो भाई साहब कंजम्पशन, अवॉइड कॉमन पिटफॉल्स। तो ये जो आता है ना कि 15 दिन में आप पतले हो जाएं, 15 दिन में आप वेट गेन कर लें, 15 दिन में हाइट बढ़ा लें, तो भाई साहब उन पे विश्वास नहीं करना है। इमोशनल ईटिंग नहीं करनी है ना। मैच चल रहा है भाई साहब, इंडिया हार रहा है, दे दनादन दे, है ना, चिप्स खाए जा रहे हैं।
ट्यून इन टू वॉट यू, जो आप खा रहे हो उस पर आप एक निगरानी रखो कि हाँ यार इसमें देखो इतनी कैलोरी मैंने खा ली, इतना प्रोटीन खा लिया, इतना कार्ब्स खा लिए, है ना, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट। देन फिल अप विथ फ्रूट, तो जितना ज़्यादा फ्रूट्स वेजीज फाइबर खाओगे उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। इंडल्ज विदाउट ओवर इंडल्जिंग, है ना, ठीक है नेटफ्लिक्स देखो, वहाँ पर चिप्स भी खाओ, लेकिन ऐसा नहीं भाई साहब पूरे चिप्स का डब्बा लेके बैठे और शाम तक निपटा दिया, है ना, फिर मम्मी आई बेटा यार चिप्स तले थे कहाँ गए वो, है ना, वो तो मम्मी हो गए अब निस्तना भूत, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, उस पर आपको एक, है ना, जैसे ऊपर के पॉइंट में देखा था, ट्यून इन रखना है। दैन टेक चार्ज ऑफ योर फूड एनवायरनमेंट, तो आसपास हेल्दी फूड रखोगे तो खाने में हेल्दी आएगा, अनहेल्दी रखोगे तो भाई साहब अनहेल्दी खाने में आएगा। अब आ जाता है पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। तो बीच में बहुत चलन चला था कि डाइटिंग करूँगा और पतला हो जाऊँगा, पहले दे धनाधन खाता हूँ, फिर एक बार में सारा सूद समेत बदला ले लूँगा, है ना। तो फिर इसके नेगेटिव परिणाम सामने आने लगे। जैसे वैसे तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया ही कि आपकी बॉडी जब फास्ट करती है तो एक्चुअल में फास्ट है नहीं, है ना, क्योंकि आपकी बॉडी ने पहले ही न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर रखा है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स के माध्यम से, वो कंज्यूम होंगे, फिर जैसे ही वो ख़त्म होंगे तो वैसे ही बॉडी फिर जिंदा नहीं रह पाएगी, है ना। तो बेसिकली आपकी बॉडी जो काम करती आ रही है वो कर रही है, डाइटिंग से कुछ खास वो हो नहीं रहा है बॉडी के अंदर, बस हाँ ये कि नया माल अंदर नहीं जा रहा है। तो जैसे आपकी डाइटिंग ख़त्म होएगी वैसे ही फिर आपको नया माल अंदर लेना पड़ेगा। तो क्या होता है डाइटिंग, बेसिकली इसका मतलब होता है स्किपिंग द मील्स, है ना, मील्स को स्किप करना। जनरली व्रत रखा जाता है। पहले के ज़माने में व्रत इसलिए रखा जाता था क्योंकि बॉडी को एक तरह से डिटॉक्स करने के हिसाब से ना, कि हम जंक फूड्स या बहुत सारी ऐसी ऑयली चीज़ें ना खाएं, इसलिए व्रत रखते थे, आज भी इसलिए रखते हैं, है ना। तो क्या है इसके पिटफॉल्स, पहला है एक्सट्रीम रिडक्शन इन कैलोरीज़। तो अगर आप डाइटिंग करोगे तो हो सकता है कि भाई एकदम से कैलोरी रिड्यूस हो जाए। दैन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को ना मिल पाए, मील्स आप स्किप करेंगे। दैन हो सकता है कि आप जूस वगैरह पी के अपनी, है ना, कैलोरीज़ को इनटेक करने लग जाएं। दैन अंडरएस्टिमेट आप करें कैलोरीज़ को। कई बार ऐसा होता है कि हम फिर मॉल में जाके यार लेबल्ड फूड खाते हैं कि यार इसमें देखो प्रोटीन 10 ग्राम है, इसमें 20 ग्राम है, और जो कुकड वेजिटेबल्स है जो हम घर पे, है ना, फ्रेश वेजिटेबल्स, उनको खाना बंद कर देते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ ना करना कि भाई पहले ही मैं बहुत पतला हूँ और फिजिकल एक्टिविटी करूँगा तो सूख के काटा हो जाऊँगा, है ना। देन लो एनर्जी डाइट, लेस लिक्विड लेना, खुद को स्टाव करना, तो ये सब क्या होते हैं पिटफॉल्स। पिटफॉल्स मतलब कमियाँ होती है डाइटिंग की। अब फूड इंटॉलरेंस, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है कि जब किसी भी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर फूड आइटम को डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है तो उसको बोलते हैं फूड इंटॉलरेंस। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वॉमिटिंग होना, जॉइंट्स में पेन होना, हेडेक होना, रैशेज होना स्किन पे, डायरिया, स्वेटिंग, पेल्पिटेशंस, है ना, पेल्पिटेशंस होना, दैन उसके बाद बर्निंग सेंसेशंस होना, स्टोमक में पेन होना, तो ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है। दैन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन फूड्स कैन नॉट बी प्रॉपरली एक्सेस प्रोसेस्ड, तो हो सकता है कि जैसे गेहूं है तो गेहूं के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि आपकी बॉडी पचा नहीं पा रही है, तो उसको ही बोलते हैं अपन फूड इंटॉलरेंस की मेरी बॉडी, फिर हम बोलते हैं कि हाँ हमारी बॉडी गेहूं के प्रति इंटॉलरेंट है। हम जैसे ही गेहूं खाते हैं तो रैशेस हो जाते हैं, वोमिटिंग होती है, सर दुखने लग जाता है। देन कॉजेज़ क्या होते हैं कि एंजाइम्स जो रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर फूड के एलिमेंट को ब्रेक करने के लिए वो आपकी बॉडी के अंदर एब्सेंट रहते हैं, और एब्सेंट रहते हैं तो फिर आप उस चीज़ को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। देन आ जाता है फूड मिथ्स। क्या कुछ फूड मिथ्स हैं, है ना। मिथ्स मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो बस चली आ रही है उसका कोई सर पैर नहीं है ना। जैसे पहला है कि एग इंक्रीज़ कर देता है कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो उसको अवॉइड करो कि भाई अंडे खाओ मत। तो जो एग खाते हैं, है ना, आजकल तो एक नई टर्म चल चुकी है वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एगिटेरियन, है ना। एगिटेरियन ऐसा व्यक्ति जो वेज खाएगा और एग खाएगा, वो फिर नॉन वेज नहीं खाएगा, है ना। तो एगिटेरियन जो है उसके लिए तो ठीक है आप खा सकते हो, तो इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता है ना। हालांकि अपन ने देखा था कि जो एनिमल सोर्सेस रहते हैं उसके अंदर LDL बढ़ता है आपका, है ना, लो कोलेस्ट्रॉल मतलब LDL अपन ने जो पढ़ा था लो लिपोडेंस, है ना, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, सॉरी मेरे को वो रिकॉल करना पड़ा। तो LDL जो रहता है वो आपका इंक्रीज़ होता है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा अंडे खाओगे तब, एक आध खाने से कुछ नहीं होगा। देन ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट, तो ये भी भाई साहब मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि आप खाना खाओगे पानी खाओगे तो सब निकल जाएगा, नहीं भाई साहब नहीं निकलेगा। लो फैट और नो फैट आर गुड, तो नहीं भाई साहब आपकी बॉडी के लिए फ़ैट इंपॉर्टेंट है ना। फैट इन द सेंस कि जो लिपिड है वो इंपॉर्टेंट है। देन डाइटिंग फास्टिंग से आपका वेट लूज़ होगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, आप बिना डाइट फास्ट करते हुए भी लूज़ कर सकते हो वेट, और डाइटिंग के कई बार नेगेटिव परिणाम हो जाते हैं।
फूड ईटन लेट एट नाइट एट मोर फैटनिंग, कि नहीं भाई साहब ऐसा भी कुछ नहीं है कि रात को खाओगे तो ज़्यादा मोटे होगे। देन लो फैट मिल्क हैज़ लेस कैल्शियम देन फुल फैट, ये भी बिल्कुल गलत बात है। लो फैट मिल्क मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा घर पे दूध आता है, दूध को गर्म करते हैं, उसकी मलाई निकाल लेते हैं, तो वो हो जाता है लो फैट मिल्क। फिर बोला जाता है कि उसमें लेस कैल्शियम है देन फुल फैट मिल्क, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि कैल्शियम आपके लिक्विड वाले पार्ट में रहता है, सॉलिड वाले पार्ट में नहीं रहता। तो अगर आप मलाई निकाल भी लोगे तो कैल्शियम तो लिक्विड वाले पार्ट में तो रहेगा ही सही। देन वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं है ना। आजकल बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, मतलब यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे जो कि वेज फूड खा के भी अच्छी बॉडी उन्होंने बनाई है। देन हेल्दी फूड एक्सपेंसिव होता है, नहीं भाई साहब, जो मॉल में मिलता है कैंड फूड जो रहता है, लेबल्ड फूड जो रहता है वो एक्सपेंसिव होता है। हेल्दी फूड तो आपका केला भी है बाज़ार में मिलता है वैसा 20 रुपये में 30 रुपये में, तो वो एक्सपेंसिव का है। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट्स एंड स्पोर्ट्स प्री पोस्ट एंड ड्यूरिंग, है ना। तो इस तरह का एक टॉपिक अपने फर्स्ट चैप्टर में भी आया था, प्री ड्यूरिंग और पोस्ट कमिटीज़ वाले में, है ना। तो बोल बच्चन वाली बातें रहती हैं सारी। तो क्या इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट है, तो पूरी चैप्टर में जो अपन ने पढ़ा ना उसको बस यहाँ पर आपको बोल बच्चन करना है कि आपकी बॉडी क्या हो पाएगी, अगर प्रॉपर डाइट लोगे तो रिकवर होएगी, रिपेयर हो जाएगी। अगर आपने कोई बॉडी का गोल बना रखा है कि यार मुझे 6 पैक्स वाली बॉडी चाहिए, मुझे स्लिम ट्रिम बॉडी चाहिए, मुझे थोड़ी सी मस्त वाली बॉडी चाहिए, है ना, मस्त इन द सेंस कि यहाँ थोड़ा वो रहता है ना गब्बू गब्बू वाली बॉडी चाहिए, है ना, क्यूट वाली बॉडी चाहिए, तो फिर जो भी आपकी बॉडी के गोल्स है उस हिसाब से अगर आप डाइट लोगे तो यू विल बी एबल टू अचीव दैट गोल। देन राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन कंपोजिशन इन प्री कॉम्पिटिशन, तो देखो अब जब आप कॉम्पिटिशन खेलते हो तो उसके पहले आप क्या खाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कंपटीशन के पहले जनरली लाइट फूड खाया जाता है, कंपटीशन के बहुत पहले आप प्रोटीन रिच फूड खाते हो ताकि बॉडी एकदम रिकवर्ड रहे, है ना, सारी मसल्स जो भी आपने ट्रेनिंग में लूज़ करी वो रिकवर हो जाए। ड्यूरिंग कंपटीशन आप एनर्जी गेनिंग फूड खाते हो, है ना, जिससे एकदम इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए, जैसे केला खाना, है ना। देन उसके बाद आफ्टर डाइट आप ऐसी चीज़ें खाते हो जिससे वापस रिकवरी हो, जैसे प्रोटीन रिच फूड। तो इसलिए इस तरह से आप ना थोड़ा सेट कर लेना अपने हिसाब से प्री ड्यूरिंग और पोस्ट। गलती से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्री फूड क्या होता है तो आप बता देना कि ऐसा फूड जो कि किसी भी कंपटीशन के पहले खाया जाता है या लॉन्ग टर्म पहले खाया जाता है ना, जिसमें प्रोटीन रिच होगा, मसल बिल्ड करने वाला रहेगा, बॉडी कंपोजिशन को मेंटेन करने वाला रहेगा। तो ये जो ऊपर नीचे वाले पॉइंट्स अपन पढ़ेंगे इनको आपको बेसिकली डालना पड़ेगा। फिर नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट लॉस, वेट गेन, इन सभी प्रोग्राम्स के लिए, है ना। आपने देखा होगा कि जो एथलीट्स होते हैं वो जैसे मुक्केबाजी होती है तो उसमें आपने सुना होगा 55 केजी की, मतलब 55 किलोग्राम वर्ग में मुक्केबाजी करना, 65 किलोग्राम में करना। तो उन एथलीट्स को एकदम अपना बॉडी वेट मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो उस केस में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जब वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जब मैचेस नहीं हैं, तो बॉडी के कंपोजिशन को बना के रखना, वो भी आप बैलेंस डाइट से कर पाओगे। देन अगर आप प्रॉपर डाइट लोगे तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, और कई बार क्या होता है डिहाइड्रेशन से आपकी एनर्जी या परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, तो प्रॉपर फ्लूइड्स लेना भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी एक डाइट का हिस्सा रहता है। तो इस प्रकार से वाला चैप्टर यहाँ पर होता है समाप्त। अब हम जल्दी से MCQs देख लेते हैं। तो विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, तो अपन ने देखा था रथ पर एक टॉफ़ी, तो र से आ जाएगा रेटिनॉल, ऑप्शन सी। देन विटामिन डी का नाम क्या है, रथ पर, है ना, रथ पर तो काटने वाला था, एक क से कैल्सीफेरोल, तो क से क्या आ जाएगा कैल्सीफेरोल, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विटामिन सी का क्या नाम है, रथ पर ए से एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ट्रिक वाले वीडियो से अपन कर रहे हैं, मतलब ट्रिक वाली जो वो अपना है पूरा चीज़, रथ पर एक टॉपिक, उससे अपन इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। देन थी राई की निकोपेंट पाई बायोने फास्ट कर, इससे अपन क्या करेंगे, B2 का नाम बताएंगे। तो थी राई मतलब राइबोफ्लेविन, तो आंसर हो जाएगा डी। तो इतनी जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो इन ट्रिकों से, है ना। B1 का नाम क्या हो जाएगा, थी, तो थी से आ जाएगा थाइमिन, हालांकि ये तो दोनों से निकल जाता है। रथ पर एक टॉफी, तो वहाँ पर थ के ऊपर लिखा था अपन ने B1। देन B11, तो B11 में आ जाएगा फा से आ जाएगा फॉलिक एसिड। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या नहीं है इनमें से, तो देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड रहता है, जो कि विटामिन मिनरल, तो ये तो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। न्यूट्रिएंट्स केमिकल फूड्स हैं हमारी बॉडी में जो कि क्या हैं, तो पहला के रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज़ के लिए रिक्वायर्ड है और ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, और अपनी बॉडी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाए, तन दना दंत ऑल ऑफ द अबव लगा दो। प्रोटीन का फंक्शन होता है हमारी बॉडी में क्या, तो प्रोटीन का फंक्शन होता है बल्क ऑफ द मसल को इंक्रीज़ करना, इम्प्रूव और एंड्योरेंस, टिश्यू को रिपेयर करना। ठीक है, तो जो अगर टिश्यू ब्रेकन है या फिर है ना ग्रोथ है तो वो करने का रहता है, तो ऑप्शन सी इसमें सबसे बेस्ट है। नॉट ए मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तो मैक्रो न्यूट्रिएंट है। रॉफेजेस, ये तो अपन ने कहीं पढ़ा ही नहीं था मैक्रो में, है ना।
देन उसके बाद नॉट अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो देखो सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, मल्टीपल नहीं रहता है। देन इसके बाद मिनरल जो कि रिक्वायर्ड है डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स, तो दोनों जब आ जाए तो फिर आपको लगाना है फॉस्फोरस, है ना, फॉस्फोरस रिक्वायर्ड रहता है। देन विटामिन कॉमनली नॉन एज राइबोफ्लेविन, अभी अपन ने देखा विटामिन B2 थी राई की निकोपेंट, तो राई से राइबोफ्लेविन B2। देन नॉट पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, तो ये नॉट पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर जो आप 3 ऑप्शन देखोगे तीनों पिटफॉल्स हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आ जाएगा, नन ऑफ दी अबव। देन नॉट अ फैट सॉल्यूबल, तो अपन ने पढ़ा था कीड़ा जो है वो फैट सॉल्यूबल है, जबकि बी एंड सी है ना, बी में कोई भी आ जाए, फिर बी कॉम्प्लेक्स आ जाए, B1 B2 B12 सारे क्या हैं, वाटर सॉल्यूबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन विटामिन जो कि फैट सॉल्यूबल नहीं है, तो वही बी और सी फैट सॉल्यूबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। फैट्स एंड ऑयल्स कम अंडर, तो किस चीज़ के अंदर आते हैं ये, सो प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड, एनर्जी गिविंग फूड, बिल्कुल, तो ये अपनी बॉडी को एनर्जी देते हैं ना। फैट्स अपन ने देखा था सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं, 9.2 कैलोरीज पर ग्राम। 1 ग्राम फैट अगर जलाओगे तो कितना एनर्जी मिलेगा, है ना, तो 9 कैलोरी, तो 9 आ जाए तो 9 लगा देना, 9.2 आ जाए तो लगा देना। अब सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि अपन ने इस किताब से लिए हैं, है ना। जैसे पहला है स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, स्कर्वी मतलब वो मसूड़ों में खून आना। द डिजीज सेट्स इन व्हेन द डाइट इज नॉट इंक्लूड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो बिल्कुल ये इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन ए सही है, असर्शन। बी वाली जो बात है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बोल तो ठीक रहा है कि डिजीज़ आपकी बॉडी में होती जब आप प्रॉपर फ्रेश फ्रूट्स और ये वेजिटेबल्स नहीं लेते हो, लेकिन इसका स्कर्वी से कोई लेना देना नहीं है ना। स्कर्वी रोग क्यों होता है, क्योंकि विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। अगर रीज़न में लिखा हुआ रहता कि आपने विटामिन सी के चीज़ें जैसे लेमन वगैरह ये सब नहीं खाया तो आपको स्कर्वी हो रहा है, तो फिर हम इसका लगाते हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जबकि ये इंडिविजुअली दोनों करेक्ट है, लेकिन ये जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी है। देन स्कर्वी इज़ डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय विटामिन सी, सोर्स ऑफ विटामिन सी इंक्लूड, है ना, ये तो इसका एक्सप्लेनेशन ही है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना कैलोरीज है, 4 कैलोरी, अपन ने देखा ही था। देन उसके बाद क्या बेनिफिट होता है नॉन न्यूट्रिटिव फूड का। नॉन न्यूट्रिटिव फूड में याद रखना अपने को क्या देखना है, नॉन न्यूट्रिटिव जो कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो कौन सी चीज़ें आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करती, जैसे वाटर हो गया, फाइबर हो गया, है ना, कलर्ड वाले सब्सटेंसेस हो गए, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो गए, तो ये सब आपकी बॉडी को फ़ायदा नहीं पहुंचाते, मतलब लेकिन इनका क्या बेनिफिट्स क्या है ना, एनर्जी तो नहीं देते लेकिन बेनिफिट्स क्या है, जैसे फाइबर्स हैं डाइजेशन करवाते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं, तो जैसे केक है, केक अगर कलरफुल दिखेगा तो खाने की इच्छा होगी, है ना। देन उसके बाद मीठा रहेगा तो खाने की इच्छा होगी तो यही आपको बेनिफिट्स यहाँ पे लिखने हैं। देन इसके बाद कैलकुलेट करना है BMI, एक लड़की है एंड आइडेंटिफाई द कैटेगरी, तो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, है ना, कैसे निकालोगे। वेट दे रखा है, हाइट सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करोगे 1.61, हाइट डिवाइड बाय सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो आंसर जो है आप मुझे बताना। एक केस स्टडी देख लेते हैं, है ना, इसको आप पढ़ना पूरा। इसमें लिखा हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या रहेगा जतिन की डाइट का, तो जतिन कंपटीशन में जा रहा है तो उसको प्रोटीन सबसे ज़्यादा रिक्वायर रहेंगे ताकि मसल्स उसकी प्रॉपरली बिल्ड रहे। देन इसके बाद अपने पास आ जाता है कि विकास एक स्टेट लेवल एथलीट है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज ये सब क्या हैं। तो देखो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज ये सब क्या होते हैं, ये सब बेसिकली आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, है ना, तो ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स रहते हैं, अपने को इतना डीप में नहीं जाना है। देन अमॉन्ग्स दीज इज़ अ पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, तो मील्स को स्किप करना ये एक पिटफॉल ऑफ डाइटिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो है ही। देन उसके बाद रिड्यूसिंग एनर्जी फूड, ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर, टेकिंग फूड सप्लीमेंट, है ना, सबसे ज़्यादा बेस्ट इसका आंसर ए ही रहेगा। अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन आर, तो इसका आंसर क्या रह जाएगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना, ट्रेनिंग ब्लॉक्स मत लगाना, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। एसर्शन रीजन वाले कुछ और क्वेश्चन हैं, जैसे फूड इंटॉलरेंट फूड कैन नॉट बी प्रॉपरली प्रोसेस्ड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स दैट डू नॉट लेट द फूड, ठीक है ना, तो दोनों सही है, ए इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इन असर्शन रीजन को आप सॉल्व करना बहुत ही आसान है ना, और इनका आप आंसर मुझे देना 46 और 47 का कमेंट बॉक्स में। 47, 48 को भी आप सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में आंसर देना, कहीं दिक्कत आ जाए तो पूछ लेना ना, बहुत आसान है। और अगर आप थोड़ा सा स्लाइड को ध्यान से देखोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
तो PYQ में क्या पूछा भाई कि पानी का रोल क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, तो अपन ने देखा था बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ऑप्शन ए। कौन सी वाटर सॉल्युबल है, तो विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल है, जबकि फैट सॉल्युबल कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर इस तरह का क्वेश्चन एक तो मैंने आपको होमवर्क में दिया है ना, अगर ये आ जाता है आपका लिखने में, है ना, वो MCQ था, तो लिखने में आ जाता तो कैसे करना है इसको। तो BMI चाइल्ड जिसका वेट है 72, हाइट दे रखी वैसे मीटर में, बहुत ही भला इंसान है तो हाइट लिखा सबसे पहले आपने ऊपर 72, है ना, वेट लिखा 1.6 × 1.68 का होल स्क्वायर, सॉल्व किया तो 25.5 बनाया। 25 से ऊपर आ गया तो किस कैटेगरी में चल जाएगा, ये ओवरवेट वाली कैटेगरी में चल जाएगा। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस पूछा है, तो मैक्रो जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, माइक्रो जो कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। 2 नंबर में पूछा है, सिर्फ 2 पॉइंट लिखोगे काम हो जाएगा, ठीक है। देन विटामिन डी और विटामिन के सोर्सेज और उनके फंक्शंस पूछे हैं, ये अपन ने देखा है अच्छे से, मैंने आपको टेबल दी है, तो उसका आप उपयोग करते हुए इसके आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ लीजिएगा, है ना। वैसे यहाँ पर अच्छे से लिख रखा और इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देन कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। फूड कंपोनेंट जो कि शुगर में प्रोड्यूस रहता है, तो शुगर एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी। देन विटामिन सी का मेन सोर्स क्या है, तो जो खट्टा फल रहेगा, तो इन सब में से सबसे खट्टा कौन सा, गुआवा, तो खट्टे फल में विटामिन सी। और वैसे भी देखो मिल्क और एग तो क्या है, एनिमल सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्सेज में तो विटामिन सी मिलता ही नहीं है, तो 2 तो वैसे ही आपका एलिमिनेट हो रहा है ना, KBC का 50-50 तो यूँ ही लग रहा है यहाँ पे। देन उसके बाद ये था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो कहीं डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो, तो आप जरूर से उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मैं और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।